नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा सिद्धम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई, हम फ्रीडम के पोर्शन पर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का जो कालक्रम है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं 1857 की क्रांति। देखो, मैं आपको एक बार बता दूं इस फ्रीडम पोर्शन में होता क्या है। देखो, फ्रीडम पोर्शन स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है, एक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के अलावा दूसरा टॉपिक है आपका, वो है किसान आंदोलन। कृषक आंदोलन कह लो, चाहे किसानों के क्या बोल सकते हो, आंदोलन, किसान आंदोलन। देखो, इन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा होगा जो है जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रजामंडल, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडलों में जो आंदोलन हुए वो, प्रजामंडल आंदोलन के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी, स्वतंत्रता सेनानियों के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके जीवनी, कुछ पत्र पत्रिकाएं, कुछ पत्र और पत्रिकाएं जो इसके संबंधित इस फ्रीडम में कई पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी वो, और एक है राजस्थान का एकीकरण। ये लगभग सारे टॉपिक हम इस फ्रीडम के पोर्शन में पढ़ने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी, पत्र पत्रिकाएं और राजस्थान का एकीकरण। इन सारे टॉपिकों पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 1857 की क्रांति। देखो, ये जो 1857 की क्रांति है ये क्यों हुई थी। सबसे पहले हर चीज का एक रीजन होता है, हर चीज का एक कारण होता है। 1857 की क्रांति होने का भी एक क्या था, कारण। भाई, ये 1857 की जो क्रांति है, हम पहला टॉपिक बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति। ये जो 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका रीजन ढूंढे, कारण कि ये क्रांति क्यों हुई थी। इसके तथ्यात्मक कारण नंबर एक है कि गाय व सुअर की चर्बी से बने कारतूस, चर्बी से बने कारतूस जो थे वो कारतूस को भारतीय सैनिकों से मुंह से खुलवाए गए थे। मुंह से खुलवाने के कारण, इस मुंह से खुलवाने के आदेश दे दिए। एक कारण तो ये था भाई कि 1857 की जो क्रांति थी ये क्यों हुई थी, उसका एक रीजन तो ये था कि भारत में गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों को भारतीयों से मुंह से खुलवाने के क्या दे दिए थे, आदेश। इसके विरोध में क्या होता है कि इस प्रक्रिया के विरोध में एक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुर। आज ये बैरकपुर छावनी की स्थिति वेस्ट बंगाल में आती है। कहाँ आती है, वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल में जो बैरकपुर छावनी है, उस बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे के जो सैनिक थे उन्होंने इस मंगल पांडे को ये गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस की बात बताई थी। कैसे, क्या हुआ था कि अंग्रेज पहले एक राइफल रखते थे जो भारतीय सैनिकों को दे रखी थी। उस राइफल का नाम था, पहले जो राइफल रखते थे उस राइफल का नाम था बेस ब्राउन, या ब्राउन बेस भी बोलते इसको। ये ब्राउन बेस जो राइफल थी, इसके स्थान पर अंग्रेज एक नई राइफल लेके आए थे। इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी की राइफल, पहले जो राइफल हुआ करती थी वो राइफल बहुत लंबे प्रोसीजर में होकर चलाई जाती थी। देखो, बारूद भरते थे, बारूद भरने के बाद उस बारूद को दबाते थे, एक दबाने के बाद डाटा लगाना, और डाटा लगाने के बाद एक बार राउंड फायरिंग करना, फिर दूसरा, मतलब तैयार करते, दूसरी फिर राउंड फायर करते। इसके स्थान पर एक नई उस समय राइफल लाए थे, उसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड एक राइफल का नाम था, एनफील्ड नई राइफल लाए थे ये अंग्रेज। तो भारतीय जो थे बैरकपुर छावनी में, वो सैनिक इस नई राइफल को देखने के चक्कर में गोदाम के में ताका झांकी कर रहे थे। तो उन्होंने वहां देखा कि इस एनफील्ड राइफल जो थी उसके जो डाटा बारूद लगाते उस पर गाय और सुअर की चर्बी का क्या कर रहे थे, लेप। तो ये बात इन्होंने मंगल पांडे को आके बताई। एक ब्राह्मण कुल में जन्मा मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी का सेना नायक था, उस
मंगल पांडे को जब बताई तो पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, पर जब उसको पकड़ के खुद सैनिकों ने मंगल पांडे को दिखा दिया तो इस मंगल पांडे ने पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ध्यान रखना, क्रांति में विद्रोह तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, पर अंग्रेजों को पहली बार चुनौती दी वो बैरकपुर छावनी में दी गई थी मंगल पांडे द्वारा, और ये दी थी 29 मार्च 1857। ध्यान रखना, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे अकेले ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा खड़ा कर दिया था, और यही एक ऐसा कारण था जिसके कारण, एक ये मुख्य कारण था जिसका 1857 की क्रांति को क्या मिला था, जन्म। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण, पर्याय इसके कारण ढूंढते, नंबर दूसरा जो कारण था इस क्रांति का, दूसरा कारण था लॉर्ड हार्डिंग्स। ये लॉर्ड हार्डिंग्स जो गवर्नर बन के आए थे, इस लॉर्ड हार्डिंग्स ने एक नीति लाई थी जिसका नाम था आश्रित पार्थक नीति। आश्रित पार्थक नीति, इसको लाने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग्स। ये लॉर्ड हार्डिंग्स आश्रित पार्थक नीति लाते हैं। इस आश्रित पार्थक नीति के तहत, मतलब लॉर्ड वेलेंजली के समय से सहायक संधियों का दौर स्टार्ट हो गया था, और इसने इस आश्रित पार्थक नीति के तहत ये लागू कर दिया कि प्रत्येक भारत की रियासत EIC कंपनी से क्या करेगी? संधि, अधीन होगी, अंग्रेजों के अधीन होगी। इसलिए भारतीय जितनी भी रियासत थी, राजस्थान में 19 रियासत थी, सबसे पहले इसके तहत किस रियासत ने संधि की थी? तो सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? करौली। 1817-18 में करौली ने संधि कर ली थी। व्यापक बड़े स्तर पर संधि की वो रियासत कौन सी थी? कोटा। कोटा ने बड़े स्तर पर पूरी कोटा रियासत ने संधि कर ली थी। और सबसे अंत में संधि की वो रियासत कौन सी थी? सिरोही। सिरोही रियासत ने सबसे अंत में संधि की थी। मतलब दूसरा कारण ये था कि भारतीय राजा जो रियासतों के राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधि। परंतु सैनिक इससे असंतुष्ट थे भाई, सैनिक इन चीजों से सहमत नहीं थे, पर राजा संधि कर रहे थे। दूसरा कारण ये बनता है। तीसरा एक मुख्य कारण और था जो लॉर्ड डलहौजी था, उसका कारण। ये लॉर्ड डलहौजी जो था, इस लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की जिसको हड़प नीति बोलते भाई। क्या बोलते? हड़प नीति। इस हड़प नीति के तहत एक कानून व्यवस्था लाए ये लॉर्ड डलहौजी, जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज। डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज का सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज के सिद्धांत के तहत इस लॉर्ड डलहौजी ने यह लागू कर दिया कि अगर किसी राजा के, भाई भारत में कुछ शक्तिशाली रियासतें ऐसी थी जो EIC कंपनी से संधि करने से क्या कर दिया था? मना। उनमें अवध, झांसी, सतारा, कानपुर, कर्नाटक, लखनऊ ऐसी शक्तिशाली रियासतें थी। राजस्थान में भरतपुर, बांसवाड़ा, इन सब ने रियासतों ने मना कर दी थी हम अंग्रेजों के अधीन नहीं होंगे। तब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज सिद्धांत में यह नियम ला दिया इसने, डलहौजी ने, कि जिस राजा के कोई वारिस संतान नहीं है, तो ये जितनी भी रियासत थी इनके इस समय कोई वारिस संतान नहीं थी, तो अब उस रियासत को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज सिद्धांत के तहत। लैप्स मतलब जब्त करना। ये मुख्य 3 कारण बताए गए। एक, गाय सुअर की चर्बी का कारतूस, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो। लॉर्ड हार्डिंग्स की आश्रित पार्थक नीति, और तीसरा मुख्य कारण है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसके अलावा राजनीतिक कारण तो थे ही भाई। राजनीतिक कारण, राजनीतिक, सामाजिक कारण भी थे। समाज में कुरीतियां व्याप्त होती जा रही थी। और आर्थिक रूप से तो परेशानी थे भारतीयों को फसल लेते उसकी भेज देनी पड़ती थी, कर देने पड़ते थे अंग्रेजों को। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये तो कारण थे ही क्रांति के, परंतु मुख्य पर्याय ये 3 कारण भी थे। गाय सुअर की चर्बी का कारतूस खुलवाना, और आश्रित पार्थक नीति, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज का सिद्धांत। इन कारणों से इस क्रांति को जन्म मिला था। अगर 1857 की क्रांति अपन को याद रखनी है तो उसके लिए कुछ तथ्यात्मक बातें जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगे। वो तथ्यात्मक बातें क्या है
कि जब ये 1857 की क्रांति हुई थी, इस 1857 की क्रांति जब हुई थी, उस क्रांति के समय भारत में एक पद था जिसको भारत में गवर्नर जनरल बोलते थे। ये गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल का जो पद था, तो गवर्नर जनरल कौन था इस समय? तो ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग। भारत में तो लॉर्ड कैनिंग बैठा था भाई इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। आपसे पूछा जाए क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। इस समय रियासतों में एक पद बना रखा था, रियासतों में एक पद था, रियासतों में, जिसको बोलते थे एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछा जाए कि एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये राजस्थान का एजीजी, राजस्थान का जो एजीजी था इस समय, एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे, ये राजस्थान का एजीजी था। ध्यान रखना, राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और भारत में क्रांति के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहां राजस्थान के अंदर क्रांति के समय व्यवस्था कुछ ऐसी थी प्रशासनिक की, भारत में तो सबसे उच्च पद पर बैठता था गवर्नर जनरल, प्रत्येक रियासत पर बैठता था, उसके अधीन में कौन? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पूरे राजस्थान में मतलब प्रत्येक राज्य स्तर पर एजीजी बैठता था, और उस राज्य स्तर के एजीजी के अधीन प्रत्येक रियासत पर इन्होंने एक पीए बैठा रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट। अब प्रत्येक रियासत पर पॉलिटिकल एजेंट बैठे पीए। अब पीओ की स्थिति ध्यान रखनी है कि देखो यहां जयपुर पड़ता है, जयपुर का इस समय पीए था जिसका नाम था ईडन। जयपुर का पीए कौन था? ईडन जयपुर का पीए था। जयपुर में इस समय जो राजा थे उनका नाम था राम सिंह सेकंड। ये तो आपको एग्जाम तक याद ही रखने, ध्यान रखना, अगर क्रांति समझनी है तो पीए और राजाओं के नाम याद रखने पड़ेंगे। भाई लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर था, राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। पहला एजीजी पूछ लेना, पहला एजीजी राजस्थान का तो मिस्टर लॉकेट था। मिस्टर लॉकेट पहला एजीजी है, पर क्रांति के समय एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय जयपुर का पीए था ईडन, एक अंग्रेज जयपुर में बैठता था जिसका नाम क्या था? ईडन। यहाँ के राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। यहां पड़ता है कोटा, कोटा का पीए था जिसका नाम था मेजर वर्टन। मेजर वर्टन कोटा का पीए था, और कोटा का पदभार भी इस समय किसके पास था? राम सिंह सेकंड के ही पास। क्रांति के समय कोटा का भी पदभार था भाई। इसके अलावा पीए की बात करें कि यहां मेवाड़ पड़ता है, मेवाड़ मतलब उदयपुर, मेवाड़ में पीए था जिसका नाम था सावर्स, और मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह मेवाड़ के राजा थे, और पीए का नाम क्या था? सावर्स। इस समय यहां मारवाड़ पड़ता है, और मारवाड़ का जो पीए था उसका नाम था मैंक मोशन। मैंक मोशन पीए था, और मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह। मारवाड़ का राजा कौन था? तख्त सिंह। तख्त सिंह का एक सेनापति था, उसका नाम ध्यान रखना, उनाड सिंह। तख्त सिंह के सेनापति का नाम क्या था? उनाड सिंह। ये आपको सारी बातें याद रखनी है भाई। क्रांति में ये उनाड सिंह युद्ध लड़ने जाएगा। देख भाई, ईडन, जयपुर का पीए का नाम ईडन, कोटा का पीए कौन? मेजर वर्टन, मेवाड़ का कौन? सावर्स, सासे सावर्स, सासे स्वरूप सिंह। सीधी बात, मारवाड़ का पीए कौन? मैंक मोशन, और यहाँ का राजा कौन? तख्त सिंह। सेनापति का नाम ओनार सिंह।
भरतपुर में मॉरिसन, भरतपुर का एक पीए था जिसका नाम क्या था, मॉरिसन। मॉरिसन भरतपुर में बैठा हुआ था। ऐसे इन्होंने प्रत्येक रियासत पर एक पीए की व्यवस्था कर रखी थी भाई। क्रांति जो भारत में शुरू हुई वो क्रांति भारत में मेरठ यूपी से शुरू हुई थी भाई। भारत में जो क्रांति की सबसे पहले शुरुआत हुई भारत में भरतपुर का था मॉरिशस। भरतपुर में मॉरिसन, मॉरिसन एक पीए था जो भरतपुर का पीए था इस समय भाई। कोटा में बर्टन था, मेवाड़ में सावर्स था, जयपुर में ईडन था और मारवाड़ में मैंकमोसन था। भरतपुर में मॉरिसन था भाई। भारत में क्रांति की शुरुआत होती है, भारत में क्रांति शुरू हुई है 10 मई 1857। कहां से हुई थी, तो मेरठ यूपी से। मेरठ यूपी से। देखो ये क्रांति विफल रही, परंतु इसको सफल होती तो इसका कारण यही था कि ये समय से पहले प्रारंभ हुई। पहले प्रारंभ हुई क्योंकि इसका निर्धारण क्या था कि ये क्रांति कब प्रारंभ करेंगे, 31 मई। 31 मई को प्रारंभ होनी थी क्रांति, परंतु ये कितनी तारीख को प्रारंभ हो गई थी, 10 मई को। मतलब पहले, समय से पहले प्रारंभ होना ही इसके असफलता का क्या था, कारण भाई। इस क्रांति के समय जब भारत में 10 मई को क्रांति हुई मेरठ उत्तर प्रदेश से, इस समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी वो कितनी थी, 6। राजस्थान में इस समय क्रांति के समय, राजस्थान में क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी। 6 छावनियां राजस्थान के अंदर थी। 6 छावनियों में एक तो थी देखो नसीराबाद। नसीराबाद के बाद दूसरी थी जिस छावनी का नाम है नीमच। नसीराबाद, नीमच। तीसरी छावनी है जिसको बोलते हैं देवली। चौथी छावनी है जिसको बोलते हैं ब्यावर। और 5वीं जो छावनी है उसको बोलते हैं नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरीनपुरा। और 6वीं जो सैनिक छावनी थी उसको बोलते हैं खैरवाड़ा। ऐसे क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी, 6 सैनिक छावनी थी। नसीराबाद की अगर स्थिति पूछे तो कहाँ आएगी, अजमेर। नीमच वर्तमान में एमपी का एक जिला है, वर्तमान तो एमपी में पड़ती थी उस समय ये नीमच छावनी। देवली पड़ती है टोंक में, ब्यावर पड़ती है अजमेर के अंदर, एरीनपुरा की स्थिति आती है पाली में और खैरवाड़ा की स्थिति आती है उदयपुर में। जब क्रांति हुई उस समय ये 6 सैनिक छावनियां राजस्थान के अंदर थी भाई। ये 6 सैनिक छावनियों में नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरीनपुरा, खैरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां राजस्थान के अंदर थी। राजस्थान में भी मध्य राजस्थान से क्रांति प्रारंभ हुई और भारत में भी मध्य भारत से क्रांति। ये मेरठ की स्थिति भारत के बिल्कुल मध्य में आती है। मध्य भारत के अंदर 10 मई को क्रांति शुरू हुई थी और राजस्थान में क्रांति का सबसे पहले केंद्र कहाँ रहा है, नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पड़ता है, अजमेर। यहाँ तक की बातें आपने नोट डाउन की है भाई। नसीराबाद 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में क्रांति के समय, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरीनपुरा, खैरवाड़ा। और 6 की अगर किसी से स्थिति पूछी जाए तो नसीराबाद कहाँ पड़ती है, अजमेर। नीमच कहाँ पड़ती है, एमपी। देवली कहाँ पड़ती है, टोंक। ब्यावर कहाँ पड़ता है, अजमेर। एरीनपुरा कहाँ है, पाली। और खैरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर। आज इन 6 सैनिक छावनियों में राजस्थान पुलिस के क्या चलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर। ध्यान रखना, आज जो राजस्थान पुलिस के और डिफेंस के जो जवान तैयार हो रहे उनमें यही ट्रेनिंग सेंटर इनका चलता है भाई। इस तरीके से ये टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। हम राजस्थान से क्रांति, ये सारी बातें पर्याय आपको नोटेड याद रखनी है, क्रांति को समझना है। हम बिल्कुल जो भी है, मैं डिफेंस से जुड़े हो, हर की सैनिक छावनी है यहाँ पर। ये बातें आपने नोट डाउन की, स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल में। ले लिया सबने?
मैं एक पार्ट को मिटाऊंगा उधर से, क्रांति को स्टार्ट करना है। 1857 की क्रांति के समय ये सब पीए और राजाओं की स्थिति थी। ये 6 सैनिक छावनी थी। भारत में गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये पूरी स्थिति थी। आवाज नहीं भाई, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी सबको क्लास, छोड़ो, सबके पास आ जाएगी रिकॉर्डिंग में क्लास। राजस्थान में जब क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देखो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति शुरू होती है, और राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई वो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद। मतलब 10 मई को भारत में क्रांति शुरू हुई थी और राजस्थान में यहां पड़ती है नसीराबाद। यहां अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग, बातें नहीं, यहां है अजमेर दुर्ग। इस अजमेर जो दुर्ग है, यहां नीमच यहां पड़ता है, वो सॉरी यहां नीमच पड़ता है एमपी में, यहां पड़ता है मेरठ, मेरठ पड़ता है यूपी में। 10 मई को क्रांति शुरू होती है मेरठ से। इस समय ये अंग्रेज थे ना, ये यहां थे आबू में, माउंट आबू सिरोही में थे अंग्रेज। क्या ही अंग्रेजों को गर्मी बहुत लगती है, और मई का महीना था इस समय। अब मई में तो गर्मी पड़ती है राजस्थान में, तो ये क्या है कि अजमेर को छोड़कर कहाँ जाते थे? आबू में। माउंट आबू में गर्मियों के दिन को व्यतीत करते थे अंग्रेज, क्योंकि अजमेर की गर्मी सहन नहीं कर पाते थे। ये अजमेर दुर्ग में अपना पूरा गोला बारूद रखते थे, पूरे सैन्य सामग्री जो थी वो अजमेर दुर्ग के अंदर थी, क्योंकि अजमेर उस समय मेरवाड़ा के नाम से चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। भाई इन अंग्रेजों ने जैसे ही इस मेरठ छावनी को विद्रोह हुआ, मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को, तो ये आबू में बैठे हुए अंग्रेजों के अंदर डर था कि यार हो सकता है ये अजमेर दुर्ग पर भी लूटा खसोटी कर दे। अजमेर दुर्ग की सुरक्षा में भारतीय सैनिक लगे हुए थे। अजमेर दुर्ग पर जो एनआई तैनात थी उसका नाम था 15वीं एनआई, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों से ये अंग्रेज सोच रहे थे कि अगर ये गोला बारूद इसने हथिया लिया तो इनको ये हमको बारीक पड़ जाएंगे। इसलिए इसने क्या किया कि यहां एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त कर रखा था जिसका नाम था न्यूबरी। इन्होंने आदेश करवाया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कि ऐसा करो, न्यूबरी को संदेश पहुंचाओ कि न्यूबरी कहे कि ये 15वीं एनआई के जो भारतीय सैनिक हैं वो सब कहां जाएं? नसीराबाद। अजमेर दुर्ग से हटकर कहां जाएं? नसीराबाद। नसीराबाद में पहले से ही 30वीं एनआई कार्यरत थी, मतलब 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। वो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय सैनिक नसीराबाद में तैनात थे और 15वीं की ओर भेज दिए इन्होंने अजमेर से। जब 30वीं और 15वीं एनआई के दोनों भारतीय सैनिक टुकड़ियां मिली तो इनसे पूछा 30वीं वालों ने कि भाई तुमको क्यों हटा दिया वहां से? ये पता ही नहीं, हमें कोई रीजन नहीं बताया, और ये कहा कि तुम नसीराबाद चलो। तब उन 30वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले सैनिक और 15वीं मिले तो इन्हों में आपस में चर्चा हो गई, ये हम पे विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए कुछ समय बाद ये न्यूबरी भी आ जाता है, और न्यूबरी से ये सभी 15वीं और 30वीं एनआई के भारतीय सैनिक न्यूबरी से पूछते हैं कि हमको क्यों हटाया गया। कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाता न्यूबरी। न्यूबरी जब कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाता तो इस न्यूबरी के कोई उठाकर ये सबसे पहले इसको ही मारते। क्रांतिकारियों ने सबसे पहले नसीराबाद छावनी में किस ब्रिटिश अधिकारी को मारा था? न्यूबरी को मार दिया। और यहां 28 मई 1857 यहां 10 मई को हुए। भारत से 18 दिन बाद राजस्थान में क्रांति शुरू हुई। कहां से? नसीराबाद। नसीराबाद कहां पड़ता है? अजमेर। क्रांति नसीराबाद में होली, और इन सब का एक ही केंद्र था कि कहां चलेंगे अपन? दिल्ली।
दिल्ली में लॉर्ड कैनिंग बैठा था, लॉर्ड कैनिंग के साथ में मुगल वंश का अंतिम सम्राट जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। जफर का दरवाजा खटखटाएंगे कि इन अंग्रेजों को भगाओ इस देश से। ये इनका केंद्र था कि कहीं भी विद्रोह किया, और ये क्रांति नसीराबाद से राजस्थान में प्रारंभ हो गई। इसके बाद इस क्रांति का जो अगला केंद्र हुआ वो कौन सी छावनी में हुआ था? नीमच। नीमच कहाँ पड़ती है? एमपी में। और हुआ कब था? तो 3 जून 1857 के दिन की बात थी। इस नीमच छावनी में एक ब्रिटिश अधिकारी था, एक पीए बैठता था। नीमच छावनी का पीए था जिसका नाम था कर्नल एबॉट। ये कर्नल एबॉट जो नीमच छावनी का पॉलिटिकल एजेंट था, ये छावनी क्रांतिकारी, यहाँ के सैनिक नीमच छावनी को लूटते जाने नहीं लूटते, पर इस कर्नल एबॉट ने लुटवा दी। कारण क्या हुआ कि जब मेरठ छावनी के समाचार सारी छावनियों में पहुंच ही चुके थे, नसीराबाद को जब लूटा तो निकटवर्ती छावनी पड़ती थी कौन सी? नीमच। तो नीमच सैनिक जितने थे उनके दिमाग में कोई बात नहीं थी, पर यह कर्नल एबॉट अंदर ही अंदर डर रहा था कि हो सकता है अगला नंबर अपना ही हो। इस कर्नल एबॉट ने क्या किया कि सभी भारतीय सैनिकों को, नीमच छावनी के प्रत्येक भारतीय सैनिक को परेड ग्राउंड में बुला लिया। परेड ग्राउंड में बुलाकर उनको वफादारी की क्या दिलाने लग गया? शपथ कि तुम भारतीय सैनिक ब्रिटिश सत्ता की नौकरी करते हो, ब्रिटिश सत्ता के अधीन कार्य करते हो, उनसे आपके घर की रोजी रोटी चलती है, तो आप ब्रिटिश सत्ता के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं करोगे। पहले उनको शपथ दिलाने लग गया, तुमको सौगंध है और तुमको अंग्रेजी सत्ता और नौकरी की ऐसी बातें करने लग गया। तब यहाँ पर इस नीमच छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी ने जब ये बातें की, तो यहाँ एक भारतीय सैनिक था घुड़सवार, उस सैनिक का नाम था अली बेग। क्या नाम था? अली बेग। जब इस अली बेग ने इसके व्यक्तित्व सुने कर्नल एबॉट के कि आप वफादारी निभाओगे, तब इस अली बेग से नहीं रहा गया। अली बेग सभी भारतीय सैनिकों के बीच में बोल पड़ा कि आपने कौन सी वफादारी निभाई। ये अली बेग जो था ये कहां से था? तो ध्यान रखना, ये था अवध से। इस पूरी क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक थे ही कहां थे? अवध के। सबसे ज्यादा सैनिक कहां के थे? अवध के। अवध का सैनिक था अली बेग। इसने कहा कि आपने कौन सी वफादारी निभाई? आपने तो बेवजह, बस इस वजह से कि हमारे राजा के कोई वारिस संतान नहीं थी और हमारी रियासतें हड़प ली, आपने आज अवध, झांसी, सतारा, कानपुर, कर्नाटक जैसी रियासतें बस इस वजह से कि हमारे राजा के कोई वारिस नहीं थी, संतान नहीं थी, इस वजह से तुमने हड़प ली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस सिद्धांत के तहत आज कोई भी भारतीय सैनिक आपकी वफादारी के लिए बाध्य नहीं है। जैसे ये बात इसने विरोध में कही, तब यहाँ के नीमच का एक सैनिक था जिसके जो नेतृत्व संभालता था, उसका नाम था हीरा सिंह। इस हीरा सिंह ने नारा लगा दिया और नारा लगते ही हीरा सिंह के नेतृत्व में इस छावनी को लूटा गया और लूटकर इस नीमच छावनी में आग लगा दी। नीमच छावनी में ऐसा विद्रोह किया क्रांतिकारियों ने, वहाँ के सैनिकों ने मिलकर ऐसा विद्रोह किया कि यहाँ पर सबसे पहले तो इस कर्नल एबॉट को मार दिया। कर्नल एबॉट जो शपथ दिला रहा था, इसको मार दिया। तो यहां पर लगभग नीमच में 40 अंग्रेज परिवार रहते थे। वो डर के मारे भाग छूटे यहां से निकले और निकलकर तो नीमच से आएंगे किधर? राजस्थान की तरफ। और राजस्थान में इधर कौन सी रियासत पड़ती है? मेवाड़। मेवाड़ नीमच आमने सामने पड़ते हैं, मेवाड़ सबसे नजदीक पड़ता है। इस मेवाड़ की तरफ भागे थे, तब यहां पर चित्तौड़गढ़ जिला पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, यहां एक जिला पड़ता है, जिले का नाम है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव है डूंगला। ये अंग्रेज परिवार इस डूंगला गांव तक भागते भागते आगे। जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यह घटनाक्रम का पता लगा कि नीमच छावनी को भी लूट लिया, तब इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने तुरंत मेवाड़ के पीए का नाम क्या था? सावर्स को सूचना की कि कुछ नीमच से अंग्रेज परिवार भागे, उनकी सहायता करवाएं। सावर्स ने तुरंत मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह से कहा कि आप सहायता के लिए जाएं, आपके क्षेत्र विशेष में हमारे कुछ अंग्रेज परिवार फंस गए, वो क्रांतिकारियों के चंगुल में।
तब वो स्वरूप सिंह, ध्यान रखना मेवाड़ से कौन सा राजा था जिसने अंग्रेजों की सहायता की, तो वो कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह इस डूंगला गांव आता है और डूंगला गांव से उन क्रांतिकारी परिवारों को, मतलब क्रांतिकारियों से भागे हुए अंग्रेज परिवारों को ले जाता है और एक मंदिर है जिसको बोलते हैं जग मंदिर महल। जग निवास और जग मंदिर महल है पिछोला झील पे। वो पिछोला झील पर बने उदयपुर में इस जग मंदिर महल पर ये इन अंग्रेज परिवारों को सहायता करता है। कौन सा राजा करता है भाई? स्वरूप सिंह। और इन अंग्रेज परिवारों को सह सुरक्षित इस जग मंदिर महल में ठहराता है। वो भी कौन है? स्वरूप सिंह। तो ये नीमच छावनी का घटनाक्रम था। नसीराबाद में 28 मई को हुआ, नीमच में 3 जून को हुआ। पहली बार शुरुआत भारत में शुरू हुई 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। इसके बाद जो क्रांति फैली, इसके बाद क्रांति का जो केंद्र यहां पाली जिला पड़ता है। मैं आपको मैप से बाहर एरीनपुरा को दिखाता हूं। एरीन जो पुरा है, इस एरीनपुरा छावनी में अगला विद्रोह हुआ था। अगला विद्रोह किस छावनी में हुआ था? एरीनपुरा। और एरीनपुरा में जो विद्रोह हुआ वो हुआ था 21 अगस्त 1857। इस 21 अगस्त 1857 को एरीनपुरा, वर्तमान स्थिति पाली में आती है, इस एरीनपुरा छावनी में विद्रोह होता है। क्योंकि एरीनपुरा छावनी में जैसे ही विद्रोह हुआ और विद्रोह में एरीनपुरा छावनी को लूट लिया। एरीनपुरा की वर्तमान स्थिति किस जिले में आती है? पाली में। एरीनपुरा छावनी को लूटा और लूटकर यहाँ भारतीय सैनिकों ने एक नारा दिया था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए सारे एरीनपुरा से और दिल्ली के लिए कूच कर जाते हैं। जब एरीनपुरा से निकले और दिल्ली के लिए जा रहे थे, तब पाली ही जिले में एक ठिकाना था जिसका नाम था आउआ। कौन सा ठिकाना था? आउआ। यहां आउआ ठिकाना था भाई। उस आउआ ठिकाने तक ये पहुंचे तो इनको रात्रि हो गई भाई। आउआ ठिकाने पर इन क्रांतिकारियों को रात्रि हो जाती है और आउआ ठिकाने पर जब क्रांतिकारियों को रात्रि हुई तो क्रांतिकारियों ने आउआ ठिकाने पर क्या ले ली? शरण। आउआ ठिकाने पर शरण ली थी आउआ, और आउआ के ठाकुर थे जिनका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने यहां क्रांतिकारियों को शरण दे दी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की एक कुल देवी थी जिसका नाम था सुगाली माता। सुगाली माता की क्रांतिकारी पूजा करते थे और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों को क्या दे दी? शरण। जब शरण दी तो मारवाड़ में पड़ता है ये पाली आउआ ठिकाना। आउआ पाली में पड़ता है, मारवाड़ क्षेत्र में। तो मारवाड़ का पीए था पॉलिटिकल एजेंट मेंक मोशन। मारवाड़ का पीए कौन था? मेंक मोशन। जब ये बात आउआ ठिकाने में शरण दी, रुकने को स्थान दिया, इनकी व्यवस्था की ठाकुर साहब ने, तो पॉलिटिकल एजेंट मेंक मोशन के पास जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का आदेश आता है कि आपके क्षेत्र का कोई ठाकुर है जो क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे हैं, उनको समझाओ। तब ठाकुर साहब के पास संदेश आया मेंक मोशन की तरफ से, परंतु ठाकुर साहब ने फिर भी मना कर दिया। फिर भी उनकी सहायता की। तो ठाकुर साहब की सहायता के साथ में 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनके साथ 2 युद्ध होते। 2 युद्ध कौन कौन से? एक युद्ध हुआ विठोड़ा। ये विठोड़ा का जो युद्ध है, विठोड़ा नामक स्थान भी वर्तमान में पाली में पड़ता है भाई। ये विठोड़ा भी कहां पड़ता है? पाली में। ये सारा घटनाक्रम मारवाड़ क्षेत्र का ही था। एरीनपुरा भी पाली में, आउआ भी पाली में, और ये विठोड़ा गांव भी कहां था? पाली में। ये विठोड़ा गांव जो पाली में पड़ता है, विठोड़ा पाली में 8 सितंबर की बात थी। 8 सितंबर 1857 के दिन की बात थी कि 8 सितंबर 1857 के दिन जब ये विठोड़ा नामक स्थान पर एक तरफ तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और उनके साथ पूरे क्रांतिकारी थे। शासक कौन कौन थे इस युद्ध में? तो शासक थे एक तरफ तो कुशाल सिंह चंपावत, एक तरफ तो कुशाल सिंह था, और दूसरी तरफ जो मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह, बताया था ना अभी, तख्त सिंह का सेनापति ओनार सिंह। तख्त सिंह अपने सेनापति को भेजता है इस युद्ध में ओनार सिंह को, और ओनार सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के मध्य युद्ध होता है। शासक ओनार सिंह और
इनके मध्य, दोनों के मध्य युद्ध होता है कुशाल सिंह और ओनार सिंह। कुशाल सिंह और ओनार सिंह दोनों के तरफ युद्ध होता है, जिसका परिणाम क्या निकल के आया कि इस परिणाम में यहां विजय किसकी हुई? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है, ओनार सिंह को हरा देते, तख्त सिंह की सेना हार जाती है। जब ये समाचार जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिले तो कुशलराज, हाँ, यहां इनके साथ थे, कुशाल सिंह के साथ में। इस कुशाल सिंह, परिणाम निकल के आया कि कुशाल सिंह की पहले युद्ध में विजय होती है। नेक्स्ट दूसरा फिर युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं चेलावास का युद्ध। ये चेलावास का जो युद्ध है, ये चेलावास नामक स्थान भी कहां पड़ता है? पाली में। ध्यान रखना, एरीनपुरा, आउआ, विठोड़ा, चेलावास, ये सारे स्थान किस जिले में पड़ते हैं? वर्तमान पाली में। ये चेलावास का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 18 सितंबर 1857 के दिन ये चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसमें स्वयं गोरे भी आगे थे, मतलब अंग्रेज भी लड़ने आगे थे। इसलिए इस चेलावास के युद्ध को गोरे काले का युद्ध बोलते हैं। गोरे काले का युद्ध किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इस चेलावास के युद्ध को बोलते हैं। इसमें शासक कौन कौन है? तो देखो, एक तरफ तो वही कुशाल सिंह और क्रांतिकारी हैं, दूसरी तरफ कुशाल सिंह के सामने खुद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आ जाता है। ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया तो आसपास के पीओ को तो आना ही था। मारवाड़ का पीए जिसका नाम था मैंक मोशन, ये मैंक मोशन तो आगे आगे हो लिया, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ही आ गया। तो भाई सीधी बात है, कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो छोटा तो आगे जी उजीरी में लग ही जाता है। ये मैंक मोशन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और सब कुशाल सिंह से इसके विरुद्ध में युद्ध लड़ते, तख्त सिंह की सेना साथ में होती है और ये सब युद्ध करते हैं कुशाल सिंह के साथ। पर इतना बढ़िया भीषण युद्ध किया इस कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों ने कि इस युद्ध में भी इस कुशाल सिंह की विजय होती है और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस रास्ता देखते हुए निकल जाता है यहां से। ये तो भाग गया, पर इनके क्रांतिकारियों के हाथ कौन लग गया इसमें? मैंक मोशन। ये मैंक मोशन हाथ लग गया। अब क्रांतिकारियों ने को जब मैंक मोशन मिला तो मैंक मोशन को इन्होंने मार दिया और मारकर, ये तो यहां तक तो अंग्रेज भी सबर खाते कि मारा ही था, पर इन्होंने क्या किया, इसको घसीटते हुए ले गए और आउआ ठिकाने में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का जो किला था उसके मुख्य द्वार पर उल्टा लटका दिया इस मैंक मोशन को। उस दिन क्रांतिकारी इतने खुश हुए, ऐसा जश्न का माहौल बना दिया आउआ ठिकाने में कि इनको लगा कि शायद हम अब जीत कर लेंगे, हम देश में आजादी, इन अंग्रेजों से मुक्ति दिला देंगे। पहली बार किसी डायरेक्टली किसी अंग्रेज को युद्ध में मारा था, और मारना जो तो ठीक, उसको आउआ ठिकाने पर उल्टा और लटका दिया। तब हर क्रांतिकारी ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और ढप ढोल नगाड़े हाथ में ले लिए और ढप ढोल नगाड़े की धुन पर इन्होंने एक ऐसा जश्न का माहौल तैयार कर दिया कि उस दिन खुद ने गीत गाए थे और खुद ने उन गीतों की धुन पर खुद ने डांस और थिरकने का प्रोग्राम कर लिया कि जो गीत के बोल थे वो कुछ ऐसे थे कि ढोल बाजे, चंग बाजे और बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर रियासत में टाकियो। ये उस गीत के बोल थे और उस गीत के बोलों के आधार पर इस क्रांति को आउआ ठिकाने तक और आउआ के बाद ये दो विशाल युद्ध होते हैं, जिस दोनों युद्ध में क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जीत प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो क्रांति हुई वो क्रांति कोटा में हुई। अब तक जितनी जगह भी क्रांति हुई वो सब क्रांतिकारियों के द्वारा हुई थी, परंतु कोटा में जो विद्रोह हुआ वो क्रांतिकारियों के द्वारा नहीं हुआ, वो जनता द्वारा हुआ था। जनता द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा। मैं थोड़ा सा हिस्सा और कहीं से मिटाकर देखो, कोटा में जो विद्रोह हुआ था, ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं, कोटा छावनी में, छावनी कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में जो विद्रोह हुआ था ये जनता द्वारा हुआ था, जनता द्वारा जन विद्रोह था। ये जन विद्रोह की स्थिति कोटा में बनी थी और ये कोटा में जो जनता द्वारा जन विद्रोह हुआ था, इसमें यहां कोटा के राजा पदभार था किसके पास? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड जो जनता के विरोध में काम कर रहा था, क्या किया कि जनता ने यहां मेहराब खां, एक का नाम था मेहराब खां
और दूसरा का नाम था जयदयाल। मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में जनता सड़कों पर आ गई कोटा में 15 अक्टूबर 1857 के दिन, और जनता ने खुद ने शासन हाथ में ले लिया और राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया। 6 माह तक सुव्यवस्थित शासन चलाया, और 6 माह तक सुव्यवस्थित शासन चलाया। और कोटा में यहाँ एक पीए बैठा था। कोटा का पीए का जो नाम था, वो पीए का नाम मैं आपको यहाँ लिख देता हूं, मेजर वर्टन। मेजर वर्टन, उसके 2 पुत्र थे भाई, 2 पुत्र थे मेजर वर्टन के, और एक चिकित्सा अधिकारी था जिसका नाम था सैडलर काटम। सैडलर काटम चिकित्सा अधिकारी था, मेजर वर्टन पीए था, यहाँ का पीए, और 2 पुत्र थे। यहाँ क्रांतिकारियों ने, मतलब जनता ने क्या किया कि राम सिंह को तो कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया, मेजर वर्टन को मार दिया, उसके दोनों पुत्रों को मार दिया, और एक चिकित्सा अधिकारी सैडलर काटम को काट दिया, मतलब काटने लायक था सैडलर काटम। भाई इस सैडलर काटम मेजर वर्टन को मारा तो इसका सर धड़ से अलग कर दिया और पूरे कोटा रियासत में घुमा दिया। जब कोटा रियासत में मेजर वर्टन का सर धड़ से अलग करके पूरे कोटा रियासत में घुमाया, और ये समाचार दिल्ली तक गए, लॉर्ड कैनिंग, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तक। उन्होंने सोचा कि यार ये क्रांति बहुत ज़्यादा फैल रही है, हो सकता है कि ये और भी ज़्यादा फैल जाए, तो इसको दबाना बहुत ज़रूरी है। तब इन्होंने दिल्ली से 2 खतरनाक अंग्रेज अधिकारी भेजे थे, एक का नाम था कर्नल होम्स और एक डिशा। कर्नल होम्स और डिशा, ये 2 दिल्ली से आए थे, कर्नल होम्स और डिशा। ये दोनों खतरनाक सैनिक कोटा के लिए भेजते हैं दोनों को, और कोटा के लिए जब दोनों अपनी सेना लेकर आते तो चारों तरफ से कोटा को घेर लेते। यहां पर क्रांतिकारियों ने पूर्णतः कोटा छावनी में क्रांतिकारी जो ये जनता के द्वारा जन विद्रोह कोटा में हुआ, यहीं कोटा में इस 1857 की क्रांति को अंतिम रूप मिला था। मतलब कर्नल होम्स और डिशा के नेतृत्व में यहाँ खूब जन विद्रोह के तहत ऐसी हिंसक बातें हुई कि कोटा में अंततः आते आते इस क्रांति को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, दफना दिया गया। यहाँ कोटा में आकर ये क्रांति असफल हो गई, परंतु भारत की आज़ादी में यही क्रांति नींव का पत्थर साबित होती है। इसने लड़ना सिखा दिया भारत के। इसके बाद तो हर वर्ग अपनी आवाज़ उठाने लग गया। किसान देखो तो किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है, जनजाति देखो तो जनजाति अपनी आवाज़ उठा रही है, प्रजामंडल देखे तो प्रजामंडल के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। हर घर में एक नेता तैयार हो गया था इस क्रांति से, मतलब लड़ना सीख गया था। यही क्रांति जिसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी, कमल और रोटी, घर घर कमल का फूल और रोटी का टुकड़ा बांटकर कि हम अपनी आज़ादी के लिए इस क्रांति को कर रहे हैं, ऐसी इस क्रांति का एक प्रतीक चिन्ह बताया गया था। और इस तरीके से कोटा में आकर अंततः ये क्रांति असफल हो गई। तो ये आपका एक टॉपिक था 1857 की क्रांति का। हर पॉइंट पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। हैव ए नाइस डे। कल क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।